आज की क्लास में हम लोग वाटर को पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वाटर जो टॉपिक है ना, ये हम दो तरीके से कवर करेंगे। पहली चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो आप ये जानो कि जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं यानी कि विश्व स्तर पे देखते हैं तो वहाँ पर आपको महासागर से संबंधित करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व स्तर की ना बात करें, एक हम जनरली चीज़ों की बात करें कि पानी क्या होता है, क्या इसकी क्रियाएं हैं, तो सिंपल आप जानो कि इसे हम भारत के भूगोल में भी रख करके पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं चाहूँगी कि इसे मैं भारत के भूगोल में ऐड कर दूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसे पढ़ लेना। तो वाटर के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमें महासागर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा, उसे हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी चीज़ें जो हम पानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी को एक ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है? हम सबको पता है कि पृथ्वी को अगर हम दूर से देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो हमें देखने पर वो नीला तो दिखता है। इसका मेन रीज़न जो है वो है हमारी पृथ्वी पर पानी। ठीक है, वो क्या है? पानी। लोग बोलते हैं पानी का कहीं कलर थोड़ी ना होता है। देखो वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो इस दुनिया में सब कुछ कलरलेस है और सब कुछ में कलर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है जो है प्रकीर्णन। ठीक है, पानी में भी अगर देखा जाए तो रंग है भी और नहीं भी है। ठीक है, लेकिन जो पानी है, अच्छा इसको एक चीज़ और मैं आप बता दूं, लोगों को लगता है कि जो जैसे मान लीजिए सफ़ेद, ऐसे लोगों को लगता है कि सफ़ेद भी कोई रंग थोड़ी ना है, वो तो सादा है। ठीक है, तो वैसे पानी का भी लोगों को लगता है कि इसका कोई रंग नहीं है, वो तो सादा है। उसमें रंग है, लेकिन जब वो इकट्ठा कलेक्ट होता है ना और उसका प्रकीर्णन होता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये नीले रंग की दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का लगभग हम कह सकते हैं कि 3/4 हिस्सा जो है ये किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। तो कितने भाग पर पृथ्वी बचा हुआ है, मतलब कितने भाग पर भूभाग बचा है? 1/4 पर भूभाग है। ठीक है, 1/4 पे क्या है? भूभाग है, और 3/4 पर क्या है? ये पानी है। यानी कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल मैं बता दूं कि अगर मैं 100% लेती हूँ तो उस 100% में 25% जो है उस पर ज़मीन है, 25% ज़मीन है, और बाकी 75% क्या है? 75% जो है वो पानी है। ठीक है, शायद अभी समझ में आ गया होगा कि पानी की मात्रा जो है वो पृथ्वी पर ज़्यादा है। अगर हम इस तरीके से एक ग्लोब बना लें तो उसका जो 4 भाग में डिवाइड करेंगे ना, तो उसका जो 3 भाग है, ये वाला जो 3 भाग है वो क्या है? पानी है, और सिर्फ एक भाग पे क्या है? ज़मीन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा अब देखो, हम तो ये जानते हैं कि पानी है, लेकिन आपको पता है पानी एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम तीनों फॉर्म में देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, किसमें किसमें देख सकते हैं? सॉलिड यानी कि ठोस रूप भी इसका होता है, इसका तरल रूप भी होता है, और क्या होता है? इसका गैसीय रूप भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पानी के कितने रूप होते हैं, तो सिंपल हमें पता है कि पानी के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जानते हो ये एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि पानी के कितने रूप होते हैं, इसको बहुत अच्छे से घुमा के पूछा जाएगा कि इसमें घनत्व किसका ज़्यादा होगा, किसका घनत्व सबसे कम होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है, हमें पता है कि ठोस का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर गैस का जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, तो अभी घनत्व से इस तरह से जानते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखा जाएगा कि जो सूर्य है, जो सन की हीट है, जो सूर्य की गर्मी है, उसी के कारण ही जो पानी है वो क्या होता है? वो वाष्पीकृत हो जाता है। वो क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत क्या होता है? तो हम कह सकते हैं पानी का गैस बनना। पानी का गैस के रूप में जो परिवर्तन होता है, गैस के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, और जब ये क्या होता है, जल वाष्प जो है, वो जो गैस फॉर्म में पानी था
वो ठंडा होगा, क्या होगा, कूल्स डाउन, ठीक है, वाटर वेपर कूल्स डाउन, और फिर क्या होगा, तो यह संघनित होगा, इसमें कंडेंसेशंस होता है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, ये क्या होता है, संघनित होता है, और संघनित होकर के बादल बनाता है, संघनित होकर के क्या बनाता है, बादल बनाता है, और वहाँ से यह वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि के रूप पर समुद्र की भूमि पर गिर जाता है या गिर सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो वाष्पीकरण है वो कैसे हो रहा है, गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण से वो बादल में बदला, वो उसका रीजन क्या था, संघनन था, कंडेंसेशन था, ठीक है। और इसी के कारण पूरे पृथ्वी पर ये जो जल चक्र की प्रक्रिया है ये बनी रहती है। अच्छा, ये मुझे आप बताओ, आपने घर पे क्या किया, सिलेंडर लाया, ठीक है, मतलब आपने कुकिंग गैस भरा करके ले आया, सिलेंडर भरा करके ले आया, वो जल करके ख़त्म हो गया, जल करके क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या उस ख़त्म हुए सिलेंडर को आप फिर से प्राप्त कर सकते हो कि वही वाला गैस आपको फिर से मिल जाए? नहीं, आप फिर से इसे भराओगे, ठीक है। कहाँ से ये भर करके आता है, कहीं प्राकृतिक खनन होगा, इसका कोई प्राकृतिक खनन होगा, वहां से निकलता होगा, ठीक है। अभी ये खनन भी एक दिन, ये जो जगह है ये भी पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, तो ये नया खोजेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अपने घर में जो हम चीज़ें उपयोग करते हो, आप जो कपड़े यूज करते हो, चलो जो कपड़े को पहने हो आप, एक टाइम आएगा कि वो खराब हो जाएगा, क्या आप उसे फिर से रिसाइकिल कर सकते हो? नहीं, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब वो पूरी तरीके से फट जाएगा और फिर आप उसका रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पानी एक ऐसा चीज़ है ना कि ये हमेशा इसी पृथ्वी पर बदला रहेगा, बनता रहेगा, या इसी पृथ्वी पर बना रहेगा, और हमेशा इसका क्या होता है, रिसाइकलिंग होता रहता है, मतलब एक नवीकृत होने की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, ठीक है। देखिए लिखा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच में ये क्या करता है, घूमता रहता है। पता है, जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल मेंटेन रखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हम वेस्ट मटेरियल के तौर पे इसको निकाल भी देंगे, ठीक, वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकाले, वो गया। अब उसमें से जो अमोनिया है, या जो कह सकते हैं उसमें बहुत सारे जो ठोस पदार्थ हैं, सिर्फ उसका वाइब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, बाकी जो लिक्विड फॉर्म में है उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, और फिर से वो सही तरीके से पानी के रूप में फिर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो पानी है ये हमारे कह सकते हैं नदी तालाब में, वहाँ से फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, और वायुमंडल में फिर से वो संघनित होकर बादल बनाएगा, और बादल बना करके फिर से बारिश होगा, और कहाँ आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। और इसीलिए ये पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है, पता है कि जो सदियों पहले जो पानी था वह आज भी मौजूद है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि आज ही नहीं बल्कि सदियों पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी था वही पानी आज भी है, ठीक है, कोई पानी यहाँ से ले नहीं जा पाया है, सब कुछ यहीं पर मौजूद है। कि ऐसा रीज़न क्या है कि वो कारण है जल चक्र, ठीक है, कारण क्या है, जल चक्र है, ठीक है। चलिए इसको हम देखेंगे, वाटर साइकिल क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी की बूंदें इस तरीके से नदी तालाब में आ रही हैं, ठीक है, और इनका क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, इकट्ठा हो गए हैं ये। फिर इनका क्या होगा, इवाइप्रेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, जिसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। फिर वाष्पीकरण से क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, संघनन, क्या कहते हैं, संघनन। और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, जिसको हम कहते हैं वर्षण, क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो समझ में आया, ये एक तरीका होता है जिसके कारण जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है, जो कह सकते हैं कि जल चक्र की प्रक्रिया है, वो पूरी पृथ्वी पर होता रहता है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आप लोग सोचो, क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से परिचित हो पाए कि नहीं,
कैसे परिचित हो पाए भाई? जो पानी उन्होंने यूज करके छोड़ दिया, जो पानी उनके द्वारा यूज किया गया था, जिसके द्वारा वो ब्रश करके मुंह को धुले थे, वो भी पानी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि वो उसका मेन रीजन है हमारे पृथ्वी पर जो वाटर साइकिल का प्रोसेस हो रहा है वो। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है कि इसका इवेपोरेशन होता है, ये जाता है बादलों में, कंडेंसेशन करता है, बादल बनाता है, और फिर क्या होता है, वर्षण के रूप में फिर से ये पानी के तौर पे हमारे पृथ्वी पर लौट आता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है टेरारियम। टेरारियम क्या होता है? जैसे हम अपने घरों पे मछलियों को पालने के लिए एक्वेरियम बनाए रखते हैं ना, एक आर्टिफिशियल उनके कह सकते हैं कि जीने का तरीका हमने उनके लिए एक घर बना रखा है। ऐसे ही टेरारियम हमें एक कह सकते हैं कृत्रिम जल चक्र का उदाहरण है। ठीक है, जो जल चक्र होता है इसका एक ये कृत्रिम उदाहरण है। ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो पानी है वो पहले भी मौजूद था और वही पानी आज भी मौजूद है। ठीक है, तो टेरारियम आपको याद रखना है कि जल चक्र की प्रक्रिया को बताने वाला एक कृत्रिम घर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो जल चक्र पूरा हमने जान लिया, जल चक्र होता क्या है। अब देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ वाटर, क्या इसके सोर्स हैं, क्या इसके स्रोत हैं, कि कहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं। चलो आप लोग सोचो जल्दी जल्दी, कहाँ से पानी प्राप्त करते हो? नदियों से, बिल्कुल, लोग नहाने जाते हैं, गंगा जल भर के ले आते हैं, प्राप्त करते हैं। तालाब, जाहिर सी बात है, हमारे आसपास घर के अगर पोखरे होंगे, छोटे गड्ढे होंगे तो वहाँ भी हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, जो झरने होते हैं, ठीक है, जो झरना होता है वहाँ से भी हमें पानी मिलता है। एंड हिमनद जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर, वहाँ से भी हमें पानी मिलता है। ठीक है, चलो और भी कोई जगह है? बिल्कुल है, हमारा ओशन है जिसे हम समुद्र कहते हैं, जो हमारा वर्षा है बारिश, ठीक है, उससे भी हमें पानी मिलता है। हैंडपंप जल के नीचे से पानी निकाल के देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कुएं होते हैं और जो घर में हमारे वाटर टैप लगा होता है वो भी, ये सब पानी के क्या है? स्रोत हैं। अब बात करेंगे हम समुद्र के पानी के बारे में। देखो टेरारियम है, पानी को दिखा रहा है कि किस तरीके से जल चक्र का जो प्रोसेस है ये हो रहा है। ठीक है, जल चक्र का जो प्रोसेस है ये हो रहा है। लेकिन आपको पता है जल चक्र के बावजूद, पानी इस पृथ्वी पर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पानी की कमी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कुछ तो वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, कुछ तो वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, और बाकी जो पानी है वो तो खारा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 75% हमारे पास पानी है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। चलो इस 75 को मैं कर देती हूँ कि हमारे पास 7500 लीटर पानी है। ठीक है, 7500 लीटर क्या है? हमारे पास पानी है। और इस 7500 लीटर में जो 97.3% जो है ये खारा पानी है। ये कैसा पानी है? ये खारा पानी है, मतलब हम इसका यूज ही नहीं कर सकते हैं, स्लाइन वाटर है ये। ठीक है, अब बचा कितना? तो बचा हमारे पास लगभग हम कह सकते हैं 3%, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, लगभग 3% हमारे पास बचा हुआ है। अब देखो इस 3% का भी क्या होने वाला है। देखो लिखा गया है पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, और उसमें 97% पानी क्या है? खारा है, और 3% पानी जो है वो ताजा है। ठीक है, अब इसे आप इसका वितरण देख सकते हो किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरी पृथ्वी पर। तो महासागरों में, यानी कि हम कह सकते हैं खारा पानी कितना है? 97.3% जो है ये स्लाइन वाटर है, खारा पानी है। अब बाकी हमारे पास कितना बचा था? 2.7% बचा था, ये हमारे पास डेटा था। अब इसमें से भी देखो, इसमें से 2% तो हमारा निकल गया कि ये आइस कैप्स के रूप में है, ये तो पूरा बर्फ हो गया, पी पाओगे? नहीं, तो हमने 2% भी घटा दिया। जब 2% घटा दिया तो हमें पता चला ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 7% पानी बचा हुआ है। ठीक है,
अब देखो, इसी 7% में से 0.7% में से जो 0.68% है, यही वाटर, ग्राउंड वाटर के तौर पे है, जिसका हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, अपने नल से निकालते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 1% भी नहीं है हमारे पास, पूरे पानी का 1% भी नहीं है जिस पर ये पूरी पृथ्वी डिपेंड है, जिस पे ये पूरी जनसंख्या, पूरे कीट, जीव जंतु, जानवर सब इस पे डिपेंड है। ठीक है, देखो कुछ पानी जो फ्रेश वाटर है लेक में, झीलों में जो है वो 0.009% है, और नदियों में देख सकते हो कितने कम पानी की मात्रा है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में कितने कम पानी की मात्रा है, मतलब इन पानी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही पानी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का तो हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं अपने लाइफ में। तो इस स्लाइड से 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आइस कैप्स के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है, ओशन में कितना पानी है, और ग्राउंड वाटर के तौर पे हमारे पास कितना पानी की मात्रा मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल पूरे 1% से भी कम पर पूरी ये दुनिया टिकी हुई है। अब सोचो वो 1% भी क्या हो रहा है, वो 1% भी जमीन के और नीचे चला जा रहा है, तो पानी की कमी तो होगी ना, है ना, पानी की कमी तो हो ही जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। समुद्र और समुद्री जल में गति, मतलब जो हमारा महासागर है और उन महासागरों में जो मूवमेंट होता है, जो कह सकते हैं गतियां होती हैं, उनको हम देखेंगे। तो क्या लिखा गया है, तालाब, झील और शांत जल जो है, ठीक है, तालाब और झीलों के शांत जल के विपरीत समुद्र का जल 3 प्रकार से निरंतर गतिमान रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तालाब है, जो झील है, इसका जो पानी है वो तो शांत रहता है, लेकिन इसके विपरीत जो समुद्रों का पानी होता है वो गति करता है। और वो गति कितने तरह से करता है, 3 तरह से। हम भी 3 तरह से गति करते हैं, पता है आपको कैसे। एक तो हम अपने मन से जो अपनी डेली क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जो हम अपने नित्य क्रियाएं करते हैं, उससे हम गति करते हैं। ठीक है, दूसरा गति क्या करते हैं, जैसे स्कूल जाने का मन भी नहीं है, फिर भी मम्मी के डर से, पापा के डर से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं उनके लिए, ये भी हम एक तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ज़्यादा खुश होने पे जो नाच लेते हैं वो भी एक गति में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी भी कुछ चीज़ें हैं। क्या, इनमें जो डेली क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है, जो डेली काम होता रहता है, जो मन इनका करता है, इनको करना ही करना है, वो है इनकी धाराएं, जिसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस इनमें रोज होगा, डेली होगा, मतलब कह सकते हैं कि इनको करना ही करना है। ठीक है, बिना इसके किए वो कहाएंगे ही नहीं कि वो समुद्र है, महासागर है। अच्छा, जब ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो दिन में 2 बार नाच ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ज्वार भाटा आ रहा है उनमें। ठीक, ज़्यादा कुछ कूदते हैं ना जब ज्वार भाटा आता है, तो जब आप नाचोगे तो मन में एक खुशी रहेगी, उल्लास रहेगा, ज़्यादा नाचोगे, ज़्यादा गति रहेगा आप में। और लहरें क्या हैं, लहरें मम्मी पापा के डर से स्कूल जाना है, मन में गुस्सा है, फिर भी जा रहे हैं, तो वो हमारी लहरें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 गतियाँ होती हैं समुद्रों में भी, लहर, ज्वार भाटा और धाराएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक को पढ़ते चलेंगे। जो पहले हम पढ़ेंगे धाराओं के बारे में। तो धारा क्या होता है, सॉरी, लहरों के बारे में, वेव्स पढ़ना है ना, लहरों के बारे में। तो ये क्या होता है, देखिए लिखा गया है, जब समुद्र की सतह पर पानी बारी बारी से ऊपर और नीचे गिरता है तो उन्हें लहर कहा जाता है। एक तूफान के दौरान विशाल लहरों से बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं आती हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ आप सिंपल समझो, आपको लहर, धारा और ज्वार भाटा तीनों में शायद अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लहर और धारा, धारा क्या होता है ना, वो एक ही दिशा में हमेशा वो चलती रहेंगी, एक ही दिशा में वो हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है,
और ये बहुत ऊंची नहीं होती हैं, एकदम नॉर्मल होती हैं, इस तरीके से चलती हैं। कभी आप नदी में खड़े हुए हो, नदी में खड़े हो तो आपको लगेगा कि अपने आप आपका जो पैर है ये ऊपर उठ रहा है। कभी ऐसा आपने फील किया है? आपको लगेगा कि ये आपका पैर जो है ये अपने आप ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो ये जो कारण होता है इसका कारण है धाराएं। इसका कारण क्या है? धाराएं। ठीक है, वो आपको दिखेंगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी, बहुत हल्की सी दिखेंगी। आपको लगेगा पानी शांत है, लेकिन उसमें हल्की हल्की सी क्या होती है, एक गति होती है, वो धाराएं होती हैं। अगर आप इसको फील किए होगे ना तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। अब मान लो कि आप नदी के किनारे बैठे हो, तभी आपने देखा कि थोड़ी सी ऊंची जो अभी तक धाराएं थी वो थोड़ी ऊंची उठने लगी हैं। तो ऊंची जो उठने लगी है ये है लहरें। ये क्या है? लहरें हैं। ठीक है, लहरों की भी कंडीशन होती है, कभी ये थोड़ी ऊंची उठती हैं और अगर कभी तूफान के साथ ये आती हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम सुनामी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब लहरें बहुत ऊंची उठेंगी, मतलब 15 फीट से ज़्यादा ऊपर उठने लगती हैं, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाती हैं? वो सुनामी कहलाती हैं। लेकिन अगर इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल हाइट है, तो वो लहरें कहलाती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा पूरे समुद्र में एक साथ नहीं आता है, कह सकते हैं जो पूरा पानी है सब में एक साथ नहीं आता है। ये सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आप देखोगे अगर कभी किसी बीच पे गए होगे तो हर टाइम पे, सेम टाइम पे पूरा बीच नहीं खाली करवाते हैं। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि जो आप मुंबई में जाओगे वहाँ जो बीच है और आप गोवा में जो जाओगे वहाँ पे जो बीच है, सेम टाइम पे वो हर जगह की जगह खाली करवा देंगे। खाली वो करवाते हैं उसका रीज़न होता है कि जब ये कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब पानी को खींचना शुरू करते हैं, पानी को खींचना शुरू करते हैं, तो पानी जो है एक ही टाइम पर कुछ ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगा और खींचने के बाद जब उनकी शक्ति थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, वो थोड़ा क्रॉस में चलेगा, तुरंत ये पानी क्या होगा, वापस नीचे गिरेगा और पूरा समुद्र क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये 3 तरह की गतियाँ होती हैं, जिसमें लहरों में क्या होता है, लहरों में जो धाराएं होती हैं, या कह सकते हैं कि जो पानी की गति होती है वो थोड़ी तेज होती है और इनके साथ थोड़ी तेज हवाएं भी चलती हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक। अब आप बताओ, आप कभी नदी में नहाने गए हो तो क्या ऐसे कभी आपने देखा है इस तरीके से आए कोई लहर? आप ऐसी अगर लहरें आने शुरू हो जाएगी ना तो उस टाइम पे हवाएं बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती हैं और लोग वहाँ से क्या कहते हैं, चलो चलो यहाँ से, मतलब वो जगह खाली कराने लगते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं आता है। नॉर्मल जब हम कभी नहाने गए होंगे और नदी में पैर जमा करके आपने फील किया होगा ना, तो वो जो चलती हैं नॉर्मल, धीरे धीरे वो धाराएं हैं। इस तरह से जब उठेंगी लहरें, तो मतलब इस तरह की जब गतियां होंगी समुद्रों में, या कह सकते हैं किसी भी पानी में, तो वो लहरें हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा गया है कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के भीतर जो हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड्स होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, अगर ऐसे मिट्टी है तो मिट्टी क्या हो गई, खिसक गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पानी जो है वो बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और इसी के कारण जो हमारी लहरें थीं वो और ज़्यादा ऊंचाई से उठेंगी। लगभग इनकी ऊंचाई 15 मीटर तक चली जाती हैं। 15 मीटर, सॉरी वहाँ मैंने फिट बोला था, 15 मीटर तक चली जाती हैं। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और याद रखिएगा, सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। क्लियर है? देखो 15 मीटर से भी ऊपर जा रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सबको ढक लेता है, सब कुछ, मतलब वहाँ पे लोग मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं गिर जाते हैं। इसीलिए जैसे ही सरकार को पता चलता है कि वहाँ पर सुनामी आने वाला है, वो तुरंत पूरे उस बीच को, जहाँ तक हो सकता है उस पूरे एरिया को खाली करा देते हैं ताकि लोग मरने से बच जाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा गया है, सुनामी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तट
में आया था दिसंबर 2004 में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा था। ठीक है, यानी कि एशिया का जो तट है दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, वहाँ पर 2004 में सुनामी आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था। और 26 दिसंबर 2004 के इस सुनामी में भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट माना जाता था, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट माना जाता था, वो क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, यानी कि डूब गया था। कुछ ऐसी कंडीशन थी जब 2004 में सुनामी आया था। आप देख सकते हो कार, इतनी बड़ी कार ऐसे ही तैर रही है एकदम नॉर्मल, कितनी ज़्यादा इसमें गति होगी। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स डूब जाया करते हैं। और ये था हमारा इंदिरा पॉइंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पर एक सिंबल लगा करके। लेकिन जब ये आया ना सुनामी, तो उस टाइम पे ये पूरा डूब गया था, यहाँ तक कि पूरा ये पानी भर चुका था यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसको हम क्लास सेकंड में करेंगे, इसको क्लास सेकंड में किया जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है इसके बाद पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में, क्या होता है, कैसे आता है ज्वार भाटा।